इसके दो सबसे बड़े और भारी उड़ने वाले पक्षी। इनसे बड़ा आपको एक भी उड़ने वाला पक्षी नहीं मिलेगा। जो है वो सिर्फ दौड़ सकते हैं एंड ये बाय द वे साइंटिफिकली प्रूवन भी है। लेकिन व्हाट यू माइट नॉट नो इज कि पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा जीव रह चुका है बाय द नेम ऑफ क्वेट्ज़ालकोट्लस जो इनके मुकाबले इतना बड़ा था और उनसे एटलीस्ट 11 गुना भारी था। मतलब जिराफ जितना लंबा और भालू जितना भारी ये पक्षी आसमान में उड़ सकता था। लेकिन आज के तारीख में हमें बताया जाता है कि इनसे बड़े पक्षी उड़ ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड वेट। सो तब से लेकर आज तक ऐसे क्या बदलाव हुए कि साइज में बड़े पक्षी उड़ ही नहीं पाते। एंड ऊपर से लाइक आई सेड ये जानवर पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था जो डायनासोर्स के टाइम पर आसमान को डोमिनेट किया करता था। और इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 66 मिलियन सालों पहले एक मीटियोर क्रैश में ये विलुप्त हो गया। नाउ जस्ट वेट एंड थिंक, अगर वो एवोल्यूशन के पीक पर थे तो सडनली ऐसे कैसे हो गया कि उनमें से एक भी नहीं बचा? क्यों आज वेलोसिरैप्टर जैसे जमीनी जीवों के जीन्स हमें आज पक्षियों में मिलते हैं लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ये जमीनी डायनासोर्स बच गए और उड़ने वाले डायनासोर्स जो इस सबसे दूर जा सकते थे वो मारे गए और पूरी तरीके से विलुप्त हो गए? कैसे लैंड डायनासोर्स से आज के मॉडर्न बर्ड्स बने और फ्लाइंग डायनासोर्स की पूरी नस्ल ही खत्म हो गई? इसके अलावा अगर आप स्मार्ट हो तो आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा होगा। कठिन परिस्थितियों में यूजुअली जीव ऐसे फीचर्स इवॉल्व करते हैं जो उस स्पीशी के सर्वाइवल के लिए एडवांटेजियस हो। अब ऐसे में इतने भारी शरीर के साथ उड़ना तो उस स्पीशी के लिए तो लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, राइट? अगर इसे अपने शिकारी से बचना था तो ये अपने समय के बाकी डायनासोर जैसे ट्राइसेराटॉप्स या सौरोपॉड्स जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस इवॉल्व कर सकता था। सो इन सबको छोड़कर एवोल्यूशन ने इसमें उड़ने वाला रास्ता ही क्यों चुना? और क्या यही एवोल्यूशन फिर जाकर बना इसके विलुप्त होने की वजह? इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल साल 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कुछ जियोलॉजिस्ट टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में डायनासोरियन फॉसिल्स की खोज कर रहे थे। असल में जब वो रिसर्चर्स का ग्रुप वहां पर खुदाई कर रहा था तब उस ग्रुप के एक जियोलॉजी स्टूडेंट डगलस लॉसन को एक फ्रिस्बी जितने बड़े रिस्ट बोन की हड्डी मिली। इसे देखकर उन्होंने इसके आसपास खोदना शुरू कर दिया और उन्हें फिर कई सारी हड्डियां मिली जो इस बोन से जुड़ रही थी। ये रिस्ट बोन किसी साधारण से डायनासोर की रिस्ट बोन नहीं थी बल्कि ये एक ऐसे डायनासोर की रिस्ट बोन थी जिसके हाथों का शेप एक चमगादड़ के पंखों जैसा था। लेकिन ये चमगादड़ अपेरेंटली साइज में इतना बड़ा था कि अपने पंखों के नीचे एक पूरी पीली स्कूल बस को छुपा ले। और अगर उसके वजन की बात करें तो एक फुल साइज भालू जितना भारी था। यानी कि अगर ये सारे फाइंडिंग सही थे तो डगलस को जो फॉसिल मिला था वो अब तक के सबसे बड़े फ्लाइंग एनिमल का फॉसिल था जिसे उन्होंने फिर नाम दिया क्वेट्ज़ालकोट्लस नॉर्थरोपी। बट होल्ड ऑन, क्या आपने इनके रिजल्ट में एक प्रॉब्लम नोटिस की? इतना भारी होने के बावजूद भी डगलस के अनुसार ये उड़ सकता था। आखिर कैसे भाई? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा धरती का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर इस डायनासोर से साइज में 4 गुना छोटा और वजन में करीब 10 गुना हल्का है। और उससे बड़े बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एग्जैक्टली अपने वजन की वजह से उड़ नहीं सकते। तो क्या क्वेट्ज़ालकोट्लस अपने भारी शरीर के साथ उड़ भी सकता था? साल 1984 में जैसे ही हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई सभी साइंटिस्ट अपने तरफ से इस क्वेट्ज़ालकोट्लस के मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गए। उनमें से एक एविएशन इंजीनियर पॉल मैक्रीडी ने क्वेट्ज़ालकोट्लस उड़ता है या नहीं इसे प्रूफ करने के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पेलियोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और एरोडायनेमिक्स जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया और फिर इन एक्सपर्ट्स की मदद से क्वेट्ज़ालकोट्लस का एक पूरा फॉसिल बनाया और फिर इसके साइज और वजन का ज्यादा एक्यूरेट अनुमान लगाकर कुछ इस तरह का एक मॉडल बनाया और उसे टेस्ट किया। दरअसल उन्होंने देखा हर एक उड़ने वाले जीव में, और फिर चाहे वो एक कीड़ा हो या एक पक्षी, उनमें एक लंबा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें उड़ते वक्त स्टेबिलिटी देता है। यही वजह है कि हमारे मॉडर्न एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में भी आपको ऐसे पीछे स्टेबिलाईजर्स दिखेंगे। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस जीव में तो था ही नहीं। अब ऐसे में उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि उनकी खुद की फ्लाइंग को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है और इसीलिए
ऐसे अगर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग वाले डेटा को कंप्यूटर मॉडल में फीड किया जाएगा तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। सो क्यों ना एक काम किया जाए अभी ही, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा लाइव रिमोट कंट्रोल्ड क्वेट्ज़लकोटलिस बनाया। अब इस रिमोट कंट्रोल मॉडल पर की एक्सपेरिमेंट्स में यह पता चला कि यह मॉडल सिर्फ तभी उड़ सकता था जब इसका सर फ्लाइट में ऐसे साइडवेज मूव करके स्टेबिलिटी दे। यानी कि बेसिकली आइडियली जो उड़ने वाले जीवों में पूंछ जो काम करता है ना, वो क्वेट्ज़लकोटलिस के केस में पोटेंशियली उसका गर्दन करता था। अब इस मॉडल से पोटेंशियली एक बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब बारी आई दूसरे बड़े प्रॉब्लम की, जो उन्होंने इस फर्स्ट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते वक्त आइडेंटिफाई किया था। दरअसल जब पॉल का स्मॉल साइज मॉडल उड़ने में सक्सेसफुल हुआ और उन्हें श्योरिटी मिली कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले जीव भी उड़ सकते हैं, तो ऐसे जीव किस लिमिट तक बड़े होकर हवा में उड़ सकते हैं, इसे वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्वेट्ज़लकोटलिस का एक इंसान जितना भारी एक नया वाला रिमोट कंट्रोल्ड मॉडल बनाया। इसमें उसकी हड्डियों के लिए उसने स्टील से भी मजबूत कार्बन फाइबर का यूज किया और इसके पंखों की जगह पर एक रबर जितनी पतली चादर ली गई। और फाइनली पॉल ने इस पर सर लगाकर इसे टेस्ट किया। बेसिकली उन्होंने इसे एक ट्रॉली पर फिट किया और जैसे ही ट्रॉली ने इसे एक तेज मोमेंटम दिया, वो ऐसे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लग गया। यानी कि इस टेस्ट के बाद पॉल को अंदाजा लग गया था कि अगर एक इंसान जितना भारी मॉडल जो ऑलरेडी करंट बर्ड की लिमिट से ज्यादा भारी था वो उड़ सकता था, तो क्वेट्ज़लकोटलिस भी उड़ सकता ही होगा। जस्ट दैट देयर वाज स्टिल अ प्रॉब्लम। एक पेलियोंटोलॉजिस्ट केविन पेरियन ने पॉल के इस मॉडल में एक लूपहोल निकाला। केविन के अनुसार पॉल से दो गलतियां हुई थी। पहली, पॉल ने अपने इंसानों जितने भारी हाफ साइज मॉडल की मदद से ये डायरेक्टली एक्सट्रैपोलेट कर दिया कि भालू जितना भारी क्वेट्ज़लकोटलिस भी उड़ सकता था, जबकि एक इंसान और भालू के वजन में 150 किलो का फर्क होता है, तो इतना जल्दी जंपिंग द गन्स नहीं किया जा सकता किया था। जबकि कोई भी जीव उड़ सकता है या नहीं, इसके लिए वो लॉन्च कैसे होता है, यानी कि टेक ऑफ कैसे करता है, ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उन्होंने नोटिस किया कि उसके पैर काफी छोटे थे और उसके पंख जमीन को टच करते थे। ऐसे में अगर वो उड़ने के लिए अपने विंग्स खोलता तो अपने मुंह के बल गिरता। तो ऐसे में ही स्टार्टेड थिंकिंग रियली हार्ड। उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ वो इनिशियल उछाल के लिए पैरों पर नहीं बल्कि लॉन्चिंग की टेक्निक पर डिपेंडेंट हो, और इसीलिए उन्होंने क्वेट्ज़लकोटलिस के कंप्यूटर मॉडल को अलग अलग जंपिंग टेक्निक्स के जरिए एक उछाल देने की कोशिश की। एंड फाइनली एक टेक्निक काम कर गई। उन्होंने देखा कि अगर क्वेट्ज़लकोटलिस इस तरह से लिफ्ट ऑफ करेगा तो यस, इट कुड इंडीड फ्लाई। बट यहाँ पर आप देख सकते हो इतने बड़े शरीर के साथ उड़ना कितना इम्प्रैक्टिकल था, क्योंकि यहाँ पर इस प्रजाति को सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि टेक्निक भी इवॉल्व करनी पड़ी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने भारी होकर भी और इतने मशक्कत करके भी इस प्रजाति ने अपने आप को उड़ने के लिए इवॉल्व ही क्यों किया? वेल, इसे समझने के लिए हमें 240 मिलियन साल पीछे जाना होगा, जब ये जीव जंगलों में उड़ा नहीं बल्कि दौड़ा करते थे। दरअसल साइंटिस्टों को लगता है कि आज से 240 मिलियन साल पहले ऐसे चूहे जितने छोटे रेप्टाइल्स से क्वेट्ज़लकोटलिस इनिशियली इवॉल्व हुए थे, क्योंकि जब नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड के रिसर्चर डेविड फोफा ने इनके फॉसिल्स के सीटी स्कैन्स लिए, तब ही फाउंड कि इसका अपर जॉ और थाई बोन उड़ने वाले डायनासोर से काफी ज्यादा रिलेटेड है। अब इसका मतलब समझ रहे हो? दो पैरों पर दौड़कर इंसेक्ट्स खाने वाले रेप्टाइल से उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे, लेकिन ये जमीनी रेप्टाइल्स उड़ने वाले डायनासोर्स में एग्जैक्टली कैसे इवॉल्व हुए, इसका जवाब आज तक भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। अब क्योंकि आसमान में इनका कोई कंपटीशन नहीं था, ये धीरे धीरे करके साइज में बड़े होने लगे एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये शिकार से शिकारी में ही बदल गए। दिस इज हाउ क्वेट्ज़लकोटलिस जैसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए। एक जीव कितना बड़ा होगा और किस में इवॉल्व होगा, ये उसके खुद के शरीर पर नहीं बल्कि उस समय बाकी जानवर क्या कर रहे थे, प्रकृति और वातावरण कैसा था, इस पर डिपेंडेंट था। और इसीलिए इतने भारी होने के बावजूद भी क्वेट्ज़लकोटलिस उड़ने के लिए इवॉल्व हुए। भले ही ये उनके लिए भी एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट था, बट स्टिल दैट वाज गिविंग देम सर्वाइवल बेनिफिट्स, और इसी वजह से अपने समय में वो एवोल्यूशन के पीक पर थे। बट हैविंग सेड दैट, नाउ जस्ट वेट एंड थिंक, अगर वो एवोल्यूशन के पीक पर थे तो सडनली ऐसे कैसे हो गया कि उनमें से एक भी नहीं बचा? क्यों आज वेलोसिरैप्टर जैसे जमीनी जीवों के जीन्स हमें आज पक्षियों में मिलते हैं, लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं है? अब कई लोग इसका एक सिली आंसर देते हैं कि 66 मिलियन साल पहले वो बाकी डायनासोर्स के साथ
मारे गए। एंड इवन आपको भी शायद ऐसा लगता होगा। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकैप कि 66 मिलियन साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस समय चिक्सुलब एस्टेरॉइड के पृथ्वी पर गिरने की वजह से पूरे पृथ्वी पर हर जगह तबाही का मंजर था। जगह जगह भूकंप और बाढ़ आ रही थी, जिसका सबसे पहला इंपैक्ट हुआ जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स पर। येट साइंटिफिक अमेरिकन के इस रिसर्च के अनुसार सभी बर्ड्स जमीन पर रहने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि चिक्सुलब के बाद भी कुछ जमीनी डायनासोर्स जिंदा बच गए थे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तभी तो आगे जाकर बर्ड्स में इवॉल्व होंगे ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब एस्टेरॉइड टकराया, वहां पर जमीन के कुछ डायनासोर्स बच गए, लेकिन क्वेट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स जो इस सब से आराम से दूर जा सकते थे, वो मारे गए। सो लेट मी आस्क यू अगेन, उन उड़ने वाले डायनासोर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? वेल, वीडियो पॉज करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करो और मैं आपको एक वाइडली एक्सेप्टेड आर्गुमेंट बताता हूँ। सो उड़ने वाले डायनासोर्स इसीलिए मरे क्योंकि चिक्सुलब जमीन पर गिरा था। असल में इसके जमीन पर गिरने की वजह से धरती तपने लगी और उसके अंदर मौजूद गर्म लावा वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में बाहर आने लगा। इसके चलते पूरी पृथ्वी पर वोल्केनो से निकले सल्फर जैसे जहरीले गैसेस फैल गए और इनसे बचने के लिए जमीन पर रहने वाले कुछ डायनासोर्स पानी में कूद गए। लेकिन क्वेट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स पानी में नहीं कूद सकते थे, क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लिए डिजाइन थी, तैरने के लिए नहीं। और जैसे कि हमने देखा, ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़े थे और इसीलिए वो वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे डायनासोर्स की तरह कहीं तुरंत शेल्टर नहीं ले पाए। इनफैक्ट यही वजह है कि हमें किसी भी बड़े डायनासोर के जीन्स करंट एनिमल्स में नहीं मिलते। यानी कि एक तरह से चिक्सुलब एस्टेरॉइड एकमात्र एक ऐसा फिल्टर था जिसने सभी बड़े जानवरों को पृथ्वी से फिल्टर आउट कर दिया। बिसाइड्स, आप देख सकते हो कि चिक्सुलब एक्सटिंक्शन से जो भी जीव बचे, लाइक टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इवन डायनासोर्स लाइक वेलोसिरैप्टर्स, ये सभी साइज में छोटे थे। क्योंकि छोटे होने का एडवांटेज ये होता है कि वो बड़े जीवों के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज में ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे वो ज्यादा तेजी से अपने नंबर्स को बढ़ा सकते थे और एवोल्यूशन ने उस समय में इस खूबी को सपोर्ट किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम कह रहे हैं कि क्वेट्ज़लकोटलस एपेक्स प्रेडेटर थे, जबकि बाय दैट टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन और भी कई उड़ने वाले जीव इवॉल्व हो चुके थे, तो ऑब्वियस ही चीज है उनका जो फ्लाइंग स्ट्रक्चर था वो एक एवोल्यूशनरी मार्वल था। सो आखिर क्या वजह है कि जब मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व हो रहे थे, तब वेलोसिरैप्टर्स जैसे जीवों ने क्वेट्ज़लकोटलस का स्ट्रक्चर नहीं अपनाया? क्यों उन्होंने क्वेट्ज़लकोटलस से एकदम ही अलग फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स डेवलप किए? अब इस पर मेरा आर्गुमेंट ये है कि शायद क्वेट्ज़लकोटलस के समय में वो खुद पहला नॉन इंसेक्ट जीव था जो उड़ सकता था और इसीलिए वो एवोल्यूशनरी मार्वल होने के बावजूद भी ज्यादा देर तक टिका नहीं। क्योंकि देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो फाइटर प्लेन्स थे वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने लिटरली वॉर्स जिताए। लेकिन मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज वो उस वक्त केपेबल थे और उस वक्त के एपेक्स प्लेन्स थे, क्या इसीलिए आज के मॉडर्न प्लेन्स उसी सेम डिजाइन पर बनाएंगे हम? ऑब्वियसली नॉट, राइट? क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर करते करते अब समझ गए हैं कि उससे भी बेहतर डिजाइन्स बन सकते हैं। आई थिंक यही हुआ क्वेट्ज़लकोटलस के साथ भी। क्वेट्ज़लकोटलस इज दैट ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन। आज के मॉडर्न बर्ड्स हैं मॉडर्न फाइटर जेट्स और एवोल्यूशन है वो जज जिसने मॉडर्न बर्ड में वो एक्स फैक्टर नोटिस किया। एंड दिस इज व्हाई आज हमें इन जैसे जीव देखने को नहीं मिलते। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम।